एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह कोई भी सिग्नल उस प्लेन द्वारा नहीं छोड़ा गया, ना ही इंजन फेलियर का कोई मैसेज, ना ही डैमेज की कोई शिकायत। फिर भी ये जहाज अचानक से ही कैसे हवा में गायब हो सकता था? साथ ही इस प्लेन का ये हादसा क्यों कई सालों तक एक रहस्य बनकर रहा और फिर अचानक 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी घटना का पर्दाफाश किया। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट 447 की रहस्यमयी घटना और उसके पीछे के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 के दिन ब्राजील के एक एयरपोर्ट से रात को 10:30 बजे पेरिस के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 11 घंटे का समय लगने वाला था और फ्लाइट 447 लगभग 3 घंटों का सफर पहले ही तय कर चुकी थी। एटीसी लगातार संपर्क इस जहाज से बनाए हुए था। ये प्लेन अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था और तभी एटीसी के कंट्रोल पैनल में देखा गया कि फ्लाइट 447 कहीं उनको दिखाई नहीं दे रही। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगह पर प्लेन्स एटीसी की रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं समुद्र के उस पार बना पेरिस वाला एटीसी भी प्लेन से संपर्क नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसकी रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जिस जगह पर अभी ये फ्लाइट 447 उड़ रही थी। दोनों एटीसी बस इंतजार कर सकते थे कि कब प्लेन रेंज में आएगा और हम दोबारा उससे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया और प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन्स उस एरिया में छानबीन के लिए भेजे गए। सुबह होते होते इस जहाज के कई सारे मलबे के टुकड़े समुद्री पानी में वहां तैरते हुए पाए गए। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि एक जहाज इतने रहस्यमयी तरीके से क्रैश कर जाए? फ्लाइट 447 के आने का इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ था और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन ऐसे कैसे क्रैश हो सकता है? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीमें बनाई गई। पहली टीम ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए काम करने वाली थी और दूसरी प्लेन का पूरा मलबा और लाशों को रिकवर करने वाली थी। हर दिन डेड बॉडीज को निकालकर उनके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाता। कुछ डेड बॉडीज पहचान में तो आ गई, लेकिन कुछ की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके कपड़ों को देखकर उनकी पहचान की गई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनके अपनों की लाशें तक नसीब नहीं हुई। 16 दिनों तक खोजबीन करने के बाद 228 में से सिर्फ 50 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया जा सका। बाकी बचे लोग और प्लेन का ब्लैक बॉक्स सब कुछ समुद्र में ही डूब गया था और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी। समुद्र की गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत थी। ये सबमरीन्स ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल्स भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर इसे नहीं खोजा गया तो बाद में इसे खोजना बहुत मुश्किल हो सकता था। दिन गुजरते गए और हर रोज समुद्र में छानबीन करने के बाद भी सभी खोजी टीमों के हाथ खाली थे और फाइनली लगभग 12 महीने की खोज के बाद भी 7000 स्क्वायर किलोमीटर के समुद्र में छानबीन करने के बाद भी ना ही ब्लैक बॉक्स का कुछ पता चला और ना ही जहाज के बहुत बड़े मलबे को बाहर निकाला गया। साथ ही अब उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। लेकिन घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अब टेक्नोलॉजी की बदौलत सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। इन्हें पता था कि ऐसे समुद्र में छानबीन करने का कोई फायदा नहीं है। जरूर उनका ब्लैक बॉक्स समुद्री घास फूस या फिर मिट्टी में दफन हो गया होगा। इसलिए उन्होंने कुछ अंडर वाटर रोबोट्स को समुद्र में भेजा जो कि फुली ऑटोमेटिक थे और इन रोबोट्स को रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता था। ये कुछ पनडुब्बियों की तरह ही काम करते थे। ये समुद्र की सतह को स्कैन करके उनका एक 3D मैप तैयार करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारी स्पेस वाली सैटेलाइट चांद का मैप बनाती है। कुछ दिनों बाद स्कैन किए गए फोटोज में प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में दिखाई दिया। तुरंत वहां पर खोजी दलों को भेजा गया और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों को 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि इन्होंने सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला था। घटना के 3 साल बाद अब समय आ गया था इस रहस्य को सारी दुनिया के सामने रखे जाने का। और फिर ब्लैक बॉक्स की जो कहानी आगे आई उसने इन्वेस्टिगेटर्स की सोच को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, घटना के पीछे की पूरी कहानी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत होती है प्लेन उड़ने के 3 घंटे बाद से, जब ये प्लेन ब्राजील एटीसी के संपर्क से बाहर हो गया था। एटीसी के लोगों को लग रहा था कि ये हमारी रेंज से बाहर चला गया है। वहीं समुद्र के उस पार पेरिस के एटीसी भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ ही मिनटों बाद हम प्लेन से संपर्क बना लेंगे। फ्लाइट 447 असल में एक भयानक मुसीबत में फंस चुकी थी और वो मुसीबत थी
आसमान में मौजूद तूफानी बादल। जी हाँ, ये उनके बीच घुस गया था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी पायलट्स को बताता रहता है, पर यह रडार सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करता है, प्लेन की सुरक्षा नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये एक प्लेन था, सड़क पर चलती हुई कोई मोटरसाइकिल नहीं थी कि आगे रास्ता खराब है तो उसे साइड में रोक लिया जाए या फिर कोई दूसरा रास्ता ले लिया जाए, ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो सकता था। अगर प्लेन एक बार तूफानी बादलों में घुस जाए तो किसी भी तरह से प्लेन को उसका सामना करना ही पड़ेगा। बात करें वेदर रडार की तो ये पहले ही जानकारी दे देता है कि तूफान में मौजूद पानी की बूंदों को वो डिटेक्ट करके पायलट को पहले ही बता देता है कि आगे मौसम कितना खराब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि पायलट को तूफान के बारे में कितनी देर पहले पता चलता है। आखिर इस वेदर रडार का रेंज क्या होता है? अब मैं आपको यहाँ एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की बात करता हूँ। जी हाँ, एक प्लेन तूफान को कितनी दूर से देख सकता है ये डिपेंड करता है एंटीना के पावर के ऊपर। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि फ्लाइट 447 के जो वेदर एंटीना थे वो बहुत अच्छे थे और इनके पायलट्स को पहले ही पता लग गया होगा कि वो बादलों के अंदर जाने वाले हैं। पर उस समय और कोई चारा उनके पास नहीं बचा था। जब चारों तरफ से बादल ही बादल हों, फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच एंटर कर चुका था और हम सबको पता है कि बादलों में बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है जो कि तकरीबन -40 डिग्री के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। खैर, अब तक प्लेन में सब कुछ ठीक था, सिर्फ ATC से संपर्क ही टूटा था और उसकी अभी कोई जरूरत भी नहीं थी। कुछ ही मिनटों तक बादलों में उड़ान भरने के बाद पायलट्स को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बर्फ के टकराने से पैदा हो रही थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे तक उड़ान भरनी थी, इसलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन 3 घंटे पहले ही प्लेन उड़ा चुका था, इसलिए वो आराम करने चला गया। अब प्लेन को पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलटों से कम था। रात का समय था, तूफान और बर्फ के टकराने की आवाजें, इन सभी घटनाओं की वजह से को पायलट के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। बात अब तक भी ठीक थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा था तब तक इस जहाज को कुछ नहीं होता। रही बात बर्फ से टकराने की, तो उसका भी कोई इलाज नहीं था। बर्फ के टुकड़े अब प्लेन के पायलट ट्यूब यानी कि उस सेंसर्स को फ्रीज करने लगे थे जो ऑटो पायलट को जरूरी जानकारियां देता है, जैसे कि कितनी तेज हवा चल रही है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, प्लेन की नोज डायरेक्शन क्या है, प्लेन का एल्टीट्यूड कितना है। और इस बर्फ की वजह से ही ये सभी सेंसर्स अब फ्रीज हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन में भले ही 2 या 3 ऑटो पायलट हों, पर इन्हें भी जानकारी सेंसर से ही मिलती है। ऑटो पायलट्स के पास खुद की आंखें नहीं होती, ये इन सेंसर्स की वजह से ही मौसम के बारे में जानकारी लगा पाते हैं। और अगर इन सेंसर्स में कोई खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट अंधा हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ भी हुआ। पायलट ट्यूब बर्फ के कारण ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ऑटो पायलट भी डिसंगेज होने लगा था। अब तक ऑटो पायलट की वजह से प्लेन सही से उड़ पा रहा था, लेकिन अब इसके आगे डिसंगेज हो जाने के कारण ये प्लेन लेफ्ट की तरफ अपने आप झुकने लगा। को पायलट ने तुरंत इस प्लेन को किसी तरह से कंट्रोल में लिया और सीधा करने के लिए अपनी जॉयस्टिक को राइट की तरफ मोड़ दिया। ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर अब झूलने लगा और को पायलट प्लेन की रोलिंग को स्टेबल करने के लिए करीबन 3 से 4 मिनट तक ऐसा ही करता रहा, जिसके बाद को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी जॉयस्टिक को पीछे की ओर खींच दिया, जिसकी वजह से प्लेन का नोज ऊपर की ओर होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड तेजी से बढ़ गया। जब भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है तब तकरीबन 2 से 3000 फीट पर मिनट की स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन का एंगल ऑफ अटैक बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और ये खतरे की पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से यानी कि प्लेन की नाक ऊपर होने की वजह से इसके पंखों को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवाओं के टकराने से प्लेन में ड्रैग भी बढ़ने लगा, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा था। को पायलट पहले से ही कंफ्यूज हो गया था और काली अंधेरी तूफानी रात में प्लेन का एल्टीट्यूड, स्पीड और प्लेन का ऑटो पायलट बंद होने की वजह से, साथ ही बर्फ के टकराने की आवाजों की वजह से, इन सब घटनाओं ने को पायलट को बहुत ज्यादा डरा दिया। और फिर एक और मुसीबत आ गई और ये थी स्टॉल अलार्म। जी हाँ दोस्तों, जब भी प्लेन की नाक बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो हवाएं तेजी से प्लेन में टकराने लगती हैं और प्लेन को लिफ्ट मिलनी बंद हो जाती है। इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव स्टॉल। ठीक इससे दूसरी ओर प्लेन की नोज जरूरत से ज्यादा नीचे चली जाए तो उस कंडीशन को नेगेटिव स्टॉल कहा जाता है। और फ्लाइट 447 अब इन्हीं स्टॉल्स की कंडीशन में जा चुकी थी। को पायलट ने कहा कि प्लेन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब दूसरे पायलट को ही इस जहाज को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। उन्होंने अपने प्लेन की नोज को नीचे करने के लिए साइड स्टिक को डाउन भी किया, लेकिन को पायलट अब भी प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर ही खींचे जा रहा था, जबकि दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की ओर मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि वो आखिर किसकी सुने, पायलट या फिर को पायलट की। खैर यहाँ पर
अलग अलग कमांड होने की वजह से पायलट द्वारा दिए गए सही डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया। पायलट अब प्लेन के नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन की स्पीड में कमी होने लगी और को पायलट तो अब भी साइड स्टिक को पीछे की ओर ही खींचे जा रहा था। अब ना तो पायलट और ना ही को पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। प्लेन की स्पीड लगातार कम होने की वजह से और लिफ्ट ना मिलने से ये मात्र एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। और अब यहाँ पर एंट्री हुई कैप्टन की, जो कि पूरे प्लेन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी एंट्री बहुत लेट हुई थी। उन्होंने देखा कि स्टॉल अलार्म कभी ऑफ हो रहा है तो कभी ऑन। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन का सेंसर कभी ऑन हो रहा था और ऑन होते ही ये बताने की कोशिश करता कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका है, लेकिन फिर बर्फीले तूफान उस सेंसर को ब्लॉक कर देते और फिर से स्टॉल वार्निंग बंद हो जाती। कैप्टन के पास सबसे पहली चुनौती थी कि वो इस जहाज की नोज को डाउन करे, तभी प्लेन को बचाया जा सकता था। लेकिन अब प्लेन की जो नाक का एंगल था वो बढ़कर 40 डिग्री हो चुका था। कैप्टन के आने के बाद को पायलट को यह एहसास हो गया कि वो साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा है, इसी वजह से और मुसीबतें आ रही हैं। पर गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। प्लेन अब उड़ ही नहीं पा रहा था और ना ही ग्लाइड कर सकता था। ये एक पत्थर की तरह बेजान होकर नीचे गिरने लगा। ये अलार्म मौत की आखिरी घंटी थी और तब बजना शुरू हुआ ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग अलार्म। ये अलार्म तब बजता है जब कोई प्लेन जमीन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। ये अलार्म बताता है कि प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये जमीन से टकरा जाएगा। पर फ्लाइट 447 के पायलट चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 228 लोगों को किसी पत्थर में बांधकर 38,000 फीट से समुद्र में फेंक दिया है। कुछ ही सेकंड्स बाद ये प्लेन समुद्र में टकरा गया और सब कुछ खत्म हो गया। और वही पायलट्स को एक सीख दे गया कि कैसे सामना किया जाता है ऐसी कंडीशंस में। अगर वो को पायलट या फिर वो नौसिखिया पायलट सही समय पर सही डिसीजन ले लेता और अगर अपने एक्सपीरियंस पायलट को या फिर कैप्टन को जगा कर उसे बुला लेता, तो हो सकता है 228 लोग वो मौत के मुंह में ना समाते। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रमेश को एंड कमेंट पिक वीडियो गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।